Hello and welcome. This is Abhinandan Gangwal welcoming you all. And we are discussing chapter number 1 Nature and Significance of Management. और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सी माय डियर फ्रेंड, कोई भी बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस बहुत सारे काम करता है. जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ले लो, प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल आएगा, उस पर प्रोसेस करेगा और सेल करेगा. तो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस उसको देखनी होती है. अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो फाइनेंस देखना पड़ता है. अब प्रोडक्शन करेगा कौन? फैक्टर प्रोडक्शन, तो उसको देखना पड़ेगा. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेबर, तो लेबर को देखना पड़ेगा. तो अगर देखने जाए तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बिज़नेस को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए हमने क्या किया है ये चैप्टर में कि ऐसे एरिया को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेकंड इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो एक एक करके देखते हैं कि हर एक मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से. सी माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग होता क्या है. मार्केटिंग ऐसे अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसीलिए पहले समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है. जैसा हम नॉर्मली समझते हैं मार्केटिंग, उससे बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट है. मार्केटिंग में अगर हमें समझना हो तो 3 चीज़ें याद रखनी है. 1 2 3. सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप है आपके जो भी कस्टमर है वो कस्टमर को क्या चाहिए, पहले वो समझो. मतलब कि नीड ऑफ द कस्टमर. सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? नीड ऑफ द कस्टमर. तो पहला पॉइंट हमें आ गया क्या? मार्केटिंग मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है, उनका वांट क्या है. सेकंड स्टेप क्या आएगा कि हमें उनकी नीड के हिसाब से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी. मतलब कि ये नीड को सेटिस्फाई करे ऐसी एक प्रोडक्ट लाओ तुम, तभी तो वो लोग परचेज़ करेंगे. और थर्ड आएगा कि ये प्रोडक्ट लेने के लिए वो खुद नहीं आने वाला है, ये प्रोडक्ट को तुम्हें उसके पास पहुंचाना पड़ेगा. मतलब कि तुम्हारा जो कस्टमर है उसके डोर स्टेप तक तुम्हें एक प्रोडक्ट को पहुंचाना है. तो बेसिकली मार्केटिंग में 3 चीज़ें आई. सबसे पहला कि तुम अपने कस्टमर की नीड को समझो कि उसको क्या चाहिए. सेकंड, तुम ये समझो कि उसकी नीड के हिसाब से तुम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो. और थर्ड, तुम्हें ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंच जाए, उसको कोई भी तकलीफ ना उठानी पड़े तुम्हारी प्रोडक्ट को परचेस करने में. तो बेसिकली ये कंसेप्ट है मार्केटिंग का. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो उसके बेसिकली 4 फंक्शंस हैं. अगर ये आपने समझ लिया तो ये आप इजीली समझ पाओगे. सबसे पहला मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या? प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या? ये सेकंड फंक्शन से, ये सेकंड चीज़ हमने जो पढ़ी उससे रिलेटेड है. प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या? आपने जो प्रोडक्ट बनाई, अब वो प्रोडक्ट की अपीयरेंस पे ध्यान दो. वो प्रोडक्ट का कलर कैसा होना चाहिए, वो प्रोडक्ट की साइज़ कैसी होगी, वो प्रोडक्ट का शेप कैसे होगा, वो प्रोडक्ट की वेट कैसा होगा, वो प्रोडक्ट में प्रिंट आपने कैसे की होगी, वो प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी, वो प्रोडक्ट में आप कितनी गारंटी दोगे, कब तक गारंटी दोगे. और सबसे मेन ये भी होता है कि वो प्रोडक्ट आपने एक बार बेच दी तो आप कस्टमर को भूल जाओगे क्या कि आप उसको कोई आफ्टर सेल सर्विस दोगे. अब क्या होता है आफ्टर सेल सर्विस? सिंपल कि अब सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल ने एक एलसीडी बेचा. अब कस्टमर जो एलसीडी लेके गया, वो लेने के बाद उसको कोई कंप्लेन आई. अब जेठालाल बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने बेच दिया, अब तुम जानो, तुम्हारी कंपनी जाने. तो ऐसा चलेगा नहीं. क्या करना पड़ेगा? आफ्टर सेल्स सर्विस. मतलब एक बार सेल्स हो गई उसके बाद भी उसको सर्विस देनी पड़ेगी कि ठीक है भाई मैं अपने यहाँ से कोई आदमी को भेजता हूँ और वो तुम्हारा एलसीडी रिपेयर कर देगा. तो ये क्या हुआ? आफ्टर सेल्स सर्विस. तो ये भी तुम्हारे प्रोडक्ट मिक्स का एक पार्ट है. तो ये हमने समझा प्रोडक्ट को कैसे हम बेहतर बनाएंगे. ऐसे बनानी है कि तुम्हारे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो सके. अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइस डिसीजन. पहले देखा प्रोडक्ट मिक्स में हमने देखा कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेज वगैरह वगैरह ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज प्राइस डिसीजन. प्राइस डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ही डिसाइड करेगी कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लेगा या नहीं. सिंपल एज दैट.
तो आपको प्राइस डिसीजन लेना पड़ेगा और उस प्राइस एकदम रीज़नेबल रखनी पड़ेगी ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सके। अब प्राइस डिसीजन के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्स पॉलिसी, कि मैं सेल्स करने के वक्त क्या क्या चीज़ें मेरे बिजनेस का मोटो रहेगा, क्या क्या मेरे बिजनेस की पॉलिसी रहेगी। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी भी प्राइस डिसीजन का ही पार्ट है। क्रेडिट पॉलिसी मतलब मैं कितने टाइम तक का क्रेडिट दूंगा, कितने वक्त की मैं उधारी बर्दाश्त कर सकूंगा। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट, मैं क्या डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट भी वापस होते हैं, होलसेल डिस्काउंट, रिटेल डिस्काउंट। तो क्या मैं ये डिस्काउंट्स दे रहा हूँ, क्या मैं अपने जो मीडिएटर है, अपना जो सेल्समैन है, उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आएगी, प्राइस डिसीजन। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके प्राइस को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया ऐसे कि 3 चीज़ मार्केटिंग में होती है। पहली क्या बोली थी भाई कि सर कस्टमर की नीड को समझना। दूसरी क्या बोली थी भाई कि कस्टमर की नीड के हिसाब की प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। थर्ड क्या बोली थी कि सर कस्टमर को तकलीफ ना लेनी पड़े, अपनी जो प्रोडक्ट है उसके घर तक पहुंचनी चाहिए। अब वो अपनी प्रोडक्ट उसके घर तक कैसे पहुंचेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहुंचेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसी आप चैनल बनाओ, ऐसे आप एक लिंक बनाओ कि आपकी प्रोडक्शन आप कहीं पे भी करो लेकिन उसके घर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच सके। जस्ट फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगा, वो हुआ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जो प्रोड्यूसर है उसके और कस्टमर के बीच में और भी मिडल मैन होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर के बाद आएगा होलसेलर देगा किसको, रिटेलर को, और रिटेलर के बाद आएगा कस्टमर। तो ये जो लिंक बनी उसमें प्रोड्यूसर और कस्टमर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने 3 चीज़ देखी, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस डिसीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट मिक्स में क्या देखा था कि सर जो प्रोडक्ट है वो आपको कैसे डिज़ाइन करोगे, उसकी साइज़, कलर, शेप वगैरह वगैरह चीज़ें। प्राइस डिसीजन में क्या देखा था, सर प्रोडक्ट की आप प्राइस क्या रखोगे कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सके, और उसमें हमने और भी चीज़ें देखी थी जैसे क्रेडिट पॉलिसी वगैरह। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सर आप ये जो प्रोडक्ट है आपकी वो उसके घर तक कैसे पहुँचाओगे, डोर स्टेप तक कैसे पहुँचाओगे। उसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या देखा था कि प्रोड्यूसर और कस्टमर एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या देखा था कि वो दोनों कांटेक्ट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गया, होलसेलर और रिटेलर। अब नेक्स्ट आता है प्रमोशन। बेसिकली हम क्या करते हैं ना जनरली कि मार्केटिंग का मतलब हमने समझ लिया एडवर्टाइजमेंट, या मार्केटिंग का समझ लिया मतलब प्रमोशन या पब्लिसिटी। एक्चुअली अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग एक बहुत वाइड स्कोप है और प्रमोशन तो उसका एक पार्ट है। देखो मार्केटिंग में कितनी चीज़ आ गई, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन तो खाली एक मार्केटिंग का पार्ट है भाई। तो प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आएगी, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, यस। प्रमोशन में दूसरा क्या आएगा, पब्लिसिटी आ जाएगी, यस। तो प्रमोशन मतलब क्या कि आप ऐसी कोई भी चीज़ करो जिससे आपका कस्टमर इमीडिएटली प्रोडक्ट लेने के लिए राज़ी हो जाए। आप चाहे उसको एडवर्टाइजमेंट करो, चाहे उसकी पब्लिसिटी करो या कुछ भी करो, लेकिन आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट इमीडिएटली लेने के लिए रेडी हो जाए, उसको बोलेंगे प्रमोशन। अब ये प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, लेकिन ये अभी नहीं देखेंगे। ये देखेंगे आपका 10th चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें देखेंगे। अभी के लिए क्या समझना है कि सर प्रमोशन का मतलब इतना होता है कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। वो चाहे आप एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हो, जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है मैगी की, 2 मिनट में मैगी तैयार। तो ये क्या हुआ, बेसिकली प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी आपने कि ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट इमीडिएटली परचेस कर सके। तो मार्केटिंग का पहले हमने मतलब देखा। मार्केटिंग मतलब क्या कि सर सबसे पहले तो आप कस्टमर की नीड समझो, फिर उसकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, फिर उसके बाद ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओ ताकि ये प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंच सके। और फिर हमने देखा था फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। और अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों ये कंसेप्ट आया, पहले तो ये समझते हैं। देखो कोई भी आपको अगर प्रोडक्शन करना हो तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, अब तो याद रह गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या चाहिए, लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड ऑर्डर मशीनरी। यस, तो अब सोचो, मैं खाली इतना बोलता हूँ कि सारी चीज़ें आपके पास है लेकिन लेबर नहीं है। अब लैंड कोई काम की? नहीं सर, लैंड क्या काम की? कैपिटल कोई काम का? कैपिटल से आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे मशीनरी में या एसेट्स डेवलप करोगे ताकि आप प्रोडक्शन कर सको। लेकिन प्रोडक्शन ही कैसे करोगे? मशीन वर्क कैसे करेगी इंसान के बिना? तो लेबर नहीं है तो मशीन भी वर्क नहीं करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी कोई काम का नहीं, कैपिटल भी कोई काम का नहीं। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट पूरा फ्लॉप गया अगर आपका लेबर नहीं है तो। इसीलिए हमने बोला कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ह्यूमन रिसोर्स। और अब ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट अगर करोगे तो उसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई याद करो। लास्ट लेक्चर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो सारी चीज़ें आ गई। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, उसका प्रमोशन, फिर उसको अगर तुमने डायरेक्शन दी कैसे काम करने का वो सारी चीज़ें, उसका प्रमोशन किया तो कभी कभी उसका डिमोशन भी होता है, ट्रांसफ़र भी होता है, तो ये सारी चीज़ें, उसको मोटिवेट किया वो सारी चीज़ें, तो ये किस में आ गई? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि ये करने से अपने बिजनेस में क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ अपने बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे सर? एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी? अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने लेबर को अच्छे से रखा, अगर उसको रेगुलर टाइम पे सैलरी दी, अगर उसको आपने अच्छी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के साथ साथ आपने उसको मोटिवेट भी किया, तो फिर लेबर अब आपका बहुत एंथुजियास्टिकली काम करेगा, मोटिवेशन के साथ काम करेगा। अगर जो बंदा मोटिवेशन के साथ काम करेगा सिंसियरली, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और क्वालिटी भी। इसीलिए जो अपने लेबर है उसकी एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। अगर नेक्स्ट देखें, अगर पर्सन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई और पर्सन अगर मेरे बिजनेस के साथ लॉयल है और मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, मेरे प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो फिर सिंपल सी बात है मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अगर मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो मतलब क्या कि मेरी सेल्स इंक्रीज़ हुई तभी तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। अगर सेल्स इंक्रीज़ हो गई, अगर मेरे सारे एम्प्लॉयज़ मेरे से खुश होंगे तो बाहर जाके मेरी तारीफ़ करेंगे, तो मेरे बिज़नेस की इज्जत भी बढ़ेगी कि नहीं? गुडविल बढ़ेगी, प्रेस्टीज बढ़ेगी मेरे बिज़नेस की। तो देखो, एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से कितने सारे फ़ायदे हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई बिज़नेस की इज्जत बढ़ गई, बिज़नेस की प्रेस्टीज बढ़ गई। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस की क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ गई, हमने देखा ऐसे। नेक्स्ट इज़ फीलिंग ऑफ वननेस मतलब क्या? देखो, अब सब ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ है आपके पास और सब एम्प्लॉयज़ को आप रेगुलर टाइम पे सैलरी देते हो, आपने उसको एक मैनेजमेंट का पार्ट बना लिया, तो सारे एम्प्लॉयज़ आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो उन सब में एक फीलिंग आए कि नहीं, हम सब एक है और एक गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो फीलिंग ऑफ वननेस मतलब क्या? कि हम सब एक है, ऐसी भावना सब में आएगी। अगर ऐसी फीलिंग सब में आ गई तो कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने लेबर को अच्छे से यूज़ कर लिया, अगर लेबर आपके सेटिस्फाइड है तो लैंड का यूज़, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मशीनरी सब का यूज़ अच्छे से अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। अब क्या होता है लेबर टर्नओवर रेट, पहले ये समझते हैं। देखो, कोई भी बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस में ऐसा हो सकता है कि ये ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट, ये ईयर का एंड पॉइंट। सपोज़ मैंने एक पर्सन को रिक्रूट किया, बराबर, लेकिन उसको मेरे यहाँ पे मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं रेगुलर सब टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा था, ये नहीं वो, तो उसने जॉब छोड़ के निकल गया। अब वो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक और लेबर को रखा, अब उसको भी मज़ा नहीं आया मेरे साथ तो वो भी निकल गया। उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक और को रखा, अब उसको भी मज़ा नहीं आया तो वो भी निकल गया। अब इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक और को रखा, इसको भी मज़ा नहीं आया तो वो भी निकल गया। इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक और को रखा, उसको मज़ा नहीं आया तो वो भी निकल गया। अब सोच करके बताओ कि ऐसे बिजनेस में प्रोडक्शन कैसा होगा? कंसिस्टेंट और बहुत अच्छा होगा कि ख़राब होगा? सिंपल सी बात है, ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि सर
एक बंदा यहाँ पे सेट अभी तक हुआ भी नहीं था, उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम किया भी नहीं था और वो निकल गया, दूसरा आया तो उसको आपको वापस ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के माहौल में सेट करना पड़ेगा। अभी तो ये सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे सेट होते होते तो निकल गए, तो क्या होगा बेसिकली कि आपके प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी कम हो गई और क्वालिटी भी ख़राब हो गई। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट मतलब कि आपका लेबर आपके बिजनेस में कितनी बार आया और गया। तो यहाँ पे कितनी बार हुआ ऐसा, 1 2 3 4 5 बार हुआ ऐसा, तो इसका लेबर टर्नओवर रेट कितना बना, 5। हमें कितना करना है, कम से कम कि एक लेबर मेरे साथ काम करने के लिए आया और वो एकदम एंड तक मेरे साथ टिका रहे। अगर टिका रहेगा तो क्या होगा, लॉयल्टी भी इंक्रीज़ होगी और उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज़ होगी। फिर ये सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, कि लेबर टर्नओवर रेट जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। यस, कोई पर्सन अगर कंसिस्टेंटली एक जगह पे काम करे जा रहा है तो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस मतलब क्या, देखो पहले बात तो ये समझो इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री और फर्म दोनों में फ़र्क है। इंडस्ट्री है, उसके नीचे बहुत सारी फर्म है। जैसे कि मैं बात करूं सिनेमा इंडस्ट्री, तो ये सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म है। शाहरुख खान की फर्म ले लो, सलमान खान की फर्म ले लो, आमिर खान की फर्म ले लो, तो ये सारी फर्म है। और एक होती है इंडस्ट्री, बराबर। अब यहाँ पे बात कर इंडस्ट्रियल पीस। देखो मेरे फर्म के अंदर अच्छे से मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करूँगा, सारे एम्प्लॉय सेट होंगे, सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, तो फिर इंडस्ट्रियल पीस कैसे आएगी। ये ऐसे आएगी कि अगर सारे फर्म के सारे एम्प्लॉयज़ एकदम हैप्पी है तो क्या कोई अपने ओनर के अगेंस्ट स्ट्राइक पे जाएगा? जी नहीं सर, कोई स्ट्राइक पे नहीं जाएगा। सारी इंडस्ट्री में एकदम शांति का माहौल होगा। तो इसीलिए क्या बोला हमने कि एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस भी बनेगा। तो ये आपने देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप आई एम क्लियर। और इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए आप लोग अभी के अभी टेक्स्ट बुक ओपन करके रीड कर लो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है दैट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और खास बात, ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने यार दोस्त फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।